गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। तो गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे थी उसमें कौन कौन सी बातें शामिल थी उन पे बात कर लेते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया था, सिविल सेवाओं पर तथा सेना पर किए जाने वाले व्यय में 50% तक की कमी करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। उन्होंने इसमें सीआईडी जो विभाग था उसमें भी सुधार करने के लिए कहा था, और शस्त्र एक्ट में परिवर्तन कर भारतीयों पर बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर रोक लगाई थी। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की उन्होंने बात की थी, और इस बात पर काफ़ी आलोचना भी हुई थी जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी तो तब। और डाक आरक्षण बिल से रिलेटेड मांगे थी इसमें। और आगे जो बात थी वो था कि भू राजस्व में 50% की कटौती होनी चाहिए। तो 50% की कटौती दो चीज़ों में, एक तो सिविल सेवा पर जो सिविल सेवा तथा सेना पर जो व्यय किए जा रहे हैं उसमें 50% कटौती होनी चाहिए, और भू राजस्व में भी 50% कटौती होनी चाहिए। और नमक पर जो सरकारी एकाधिकार था उसको कम करने की बात की थी इसमें। और रुपया स्टर्लिंग जो विनिमय दर थी उसमें भी कटौती करने की बात की थी। वस्त्र उद्योग संरक्षण से रिलेटेड बातें थी इसमें, और तटीय यातायात सुरक्षा विधेयक से रिलेटेड भी बातें थी। तो ये इतनी सारी मांगे गांधी जी ने रखी थी अंग्रेजों के सामने। और जब कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला तो साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक। अगला है कोडवा। कोडवा कहाँ का है? कर्नाटक का है। भाषा की कोडवा जो है कुर्ग में है, कर्नाटक में, ठीक है। तो कोडवा के बारे में देख लेते हैं। कोडवा जो है एकमात्र ऐसा समूह है जो बिना लाइसेंस के हथियार रख सकता है, और क्या है, इसकी कोई लिपि नहीं है। इस समूह की कोई लिपि नहीं है, और इसकी जो भाषा है उसको टक्के भाषा बोलते हैं। और जो टक्के भाषा है ये द्रविड़ भाषा का समूह है, ठीक है। और युद्ध कला के साथ पितृवंशीय परंपरा है यहाँ पे। युद्ध कला के साथ पितृवंशीय परंपरा है। और हाल में कावेरी पोनप्पा की इन पर पुस्तक आई थी। किसकी? कावेरी पोनप्पा एक व्यक्ति है, उनकी इस पे पुस्तक आई थी जिसका नाम है एपेलेस अपार्ट पोएक्स फ्रॉम कोगाडू। एन एम जोशी। एन एम जोशी के बारे में जान लेते हैं। एन एम जोशी ने महाराष्ट्र के थे ये। 1911 में सोशल सर्विस लीग बनाई थी, और 1919 में वाशिंगटन में पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय श्रम बल का प्रतिनिधित्व किया। तो वाशिंगटन में भी गए थे ये, ध्यान रखना। 1919 में वाशिंगटन में श्रम बल का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और जो एन एम जोशी है इन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के AITUC की स्थापना की थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। कब? 1921 में। और उसके बाद में देखते हैं 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो था उसको छोड़ करके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। यूनियन को छोड़ करके ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन को छोड़ करके यूनियन फेडरेशन बनाया इन्होंने। और इसके महासचिव भी रहे ये AITIC के। इसके बाद में देखते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी के बारे में कुछ बातें दे रखी है। अल्लादी कृष्ण स्वामी, ये तो सबको पता है कि प्रारूप समिति के सलाहकार समिति के सहित 9 समितियों में शामिल थे ये। प्रारूप समिति में भी थे ये, सलाहकार समिति में भी थे, और 9 समितियों में शामिल हुए थे। और मद्रास के महाधिवक्ता भी रहे थे ये। कहाँ के थे? मद्रास के महाधिवक्ता। और नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी। और मद्रास में संविधान सभा में नियुक्त हुए थे मद्रास से। तो कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे अल्लादी कृष्ण वर्मा। आगे देखते हैं मालती चौधरी। मालती चौधरी जो है मार्क्सवादी थी, और नूमा नाम से नूमा इनका उपनाम था। मालती का नाम नूमा। पति के साथ मिलकर के उत्कल कांग्रेस समाजवादी कर्मचारी संघ, उत्कल उड़ीसा को बोलते हैं,
उत्कल कांग्रेस समाजवादी कर्मचारी संघ का गठन किया और कोलकाता से थी ये। और उत्कल प्रोविजनल किसान सभा, तो उत्कल में काफ़ी एक्टिव थी मालती चौधरी। उत्कल में क्या किया इन्होंने, प्रोविजनल किसान सभा बनाई और कांग्रेस समाजवादी कर्मचारी संघ भी बनाया। तो कर्मचारी संघ हो गया और किसान सभा भी हो गई। कहाँ पर, उत्कल में। किसने बनाई, मालती चौधरी ने। तो उत्कल कांग्रेस समाजवादी कर्मचारी संघ बनाया और प्रोविजनल किसान सभा बनाई, जिसने जमींदारी उन्मूलन हेतु प्रयास किए। किसानों के लिए बनेगी तो जमींदारी उन्मूलन के लिए तो प्रयास करेगी। और ऑल इंडिया सोसाइटी सोशलिस्ट पार्टी की उड़ीसा शाखा के रूप में, तो उड़ीसा में सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसकी शाखा किसने बनाई थी, मालती चौधरी ने। तो मालती चौधरी के बारे में ध्यान रखना है। उत्कल में काफ़ी एक्टिव थी ये और कोलकाता से थी। नूमा नाम था इनका, उपनाम नूमा था, मार्क्सवादी थी। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा में अध्यक्ष रहे कौन, एनजी रंगा। एनजी रंगा रहे थे। सहजानंद स्वामी रहे थे। इंदुलाल याग्निक रहे थे और बंकिम चंद्र मुखर्जी, बंकिम मुखर्जी और एम ए रसूल, ये 5 लोग थे जो अखिल भारतीय किसान सभा में अध्यक्ष रहे थे। कौन कौन, एनजी रंगा, ये ध्यान रहता है लगभग सबको। सहजानंद सरस्वती तो सबको पता होता है। इंदुलाल याग्निक, ये 3 नाम तो आराम से याद रहते हैं जब किसान सभा की बात चलती है। तो आपको 2 नाम और ध्यान रखने हैं एक्स्ट्रा इसमें, एक तो एम ए रसूल, एक बंकिम मुखर्जी। बंकिम मुखर्जी। अब आते हैं ल्हासा की संधि पर। किसके समय हुई थी, करजन के समय। तो आपको पता ही है करजन तो काफ़ी बेकार गवर्नर जनरल माना जाता है अगर इंडिया के लिहाज से हम लोग देखते हैं तो यंग हस्बैंड वर्सेस तिब्बत अधिकारी के बीच में एक झगड़ा हुआ था। कब थे, करजन 1904 के आसपास ये ल्हासा की संधि हुई थी फिर यंग हस्बैंड और तिब्बती अधिकारी के बीच में। और इसमें ब्रिटेन को कोई क्षेत्र नहीं दिया गया और 75 लाख क्षतिपूर्ति प्रतिवर्ष की दर से इसमें जुर्माना लगाया गया था, 75 लाख। और 75 वर्षों तक चुंबी घाटी अंग्रेजों के अधिकार में। तो यंग हस्बैंड और तिब्बती अधिकारी के बीच में हुआ था। इसमें ब्रिटेन को कोई विशेष क्षेत्र नहीं दिया गया था, लेकिन चुंबी घाटी पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया गया था 75 वर्षों तक। 75 लाख की इसमें क्षतिपूर्ति थी और 1904 में ल्हासा की संधि हुई थी करजन के समय, इतना ध्यान रखना है। अगला है पॉलिटिका दे रखा है कुछ। तो राष्ट्रपति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप के मामले में संसद के बराबर शक्ति रखता है। वह संसद के नियमों को भी बदल सकता है। तो ये 4 यूटी है, इनके मामले में राष्ट्रपति संसद के नियमों को भी बदल सकता है। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। राज्यपाल असम के संबंध में निर्देश देता है और राष्ट्रपति मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संबंध में निर्देश की संसद के नियम यहाँ लागू होंगे या नहीं के संबंध में निर्देश की संसद के नियम लागू किए जाए या नहीं किए जाए इस संबंध में। तो असम के मामले में राज्यपाल को स्पेशल पावर है, ये ध्यान रखना है। असम के मामले में राज्यपाल को विशेष पावर है कि कौन से नियम हैं जो यहाँ पे लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और राष्ट्रपति जो है वो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संबंध में ऐसे निर्देश देता है। कालाराम मंदिर सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा शुरू होने से अंबेडकर ने रोक दिया। कालाराम मंदिर जो था इसको लेकर के बी आर अम्बेडकर ने एक आंदोलन चलाया था 1930 में नासिक में। और ये आंदोलन जो था सफल नहीं हुआ था क्योंकि सविनय अवज्ञा गांधी जी ने शुरू कर दिया था, अम्बेडकर ने इसको रोक दिया था। तो कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930, बी आर अम्बेडकर, नासिक में। अगला है भारतीय किसान संस्थान। भारतीय किसान संस्थान की स्थापना की थी एन जी रंगा ने और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ये एन जी रंगा रहे थे, सहजानंद स्वामी रहे थे, इंदुलाल याग्निक रहे थे, बंकिम चंद्र रहे थे, एम ए रसूल रहे थे। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, नेशनल ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन का नाम आता है आपके दिमाग में एन एम जोशी घूमना चाहिए। इसमें एन एम जोशी के साथ वी वी गिरी और शिवराम भी थे। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन,
NM जोशी, VV गिरी, शिवराम, ये नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन में थे। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1936 में अम्बेडकर ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दो सोसाइटी थी, एक तो लैंड होल्डर्स, एक ब्रिटिश इंडिया। दोनों सोसाइटियों को मिला करके क्या बना था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना दिया था। दोनों सोसाइटी मिलकर बनी थी एसोसिएशन 1851 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये थी, ये तो 1838 में बनी थी। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बनी थी? ये शायद 41 के आसपास बनी थी, लेकिन एक बार आप इसको चेक कर लेना। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बन गया था 1851 में, और इसके अध्यक्ष थे राधाकांत देव, और सचिव बने थे इसके देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक पत्र निकाला था, हिंदू पेट्रियाट। अगला देखते हैं। राधाकांत दवे काफ़ी रूढ़िवादी थे, ये ध्यान रखना है। और जब सचिव बनाया देवेंद्र नाथ टैगोर को, तो हिंदू पेट्रियाट इसने पत्र निकाला था। आगे देखते हैं। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा ये बनी थी 1884 में, और इसमें 3 लोग थे, वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। तो मद्रास महाजन सभा में कौन थे? NPV, एम राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और बी सुब्रमण्यम अय्यर। तो आपको राघवाचारी ध्यान रखना है, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनी थी। कांग्रेस के साथ साथ ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी थी। और ये जो नेशनल कांग्रेस था, इसका पहले अधिवेशन की मेजबानी की थी। और बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने बनाई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। एक तो बदरुद्दीन तैयब जी थे इसमें, एक फिरोज शाह मेहता थे, केटी तेलंग थे। देखते अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार दत्त है ये, अक्षय कुमार दत्त। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक। तत्वबोधिनी सभा किसने बनाई थी? तत्वबोधिनी सभा तो हम देवेंद्र नाथ के बारे में पढ़ते हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक थे अक्षय कुमार दत्त। और तर्कवाद ही हमारा एकमात्र उपदेशक है, सभी का यांत्रिक विश्लेषण के साथ तर्कवाद पे बहुत ज़्यादा बल दिया था इन्होंने। और विद्या दर्शन नाम से मासिक पत्रिका निकाली थी प्रसन्ना घोष के साथ मिलकर के। विद्या दर्शन नामक मासिक पत्रिका किसके साथ मिलकर के निकाली थी? प्रसन्ना घोष के साथ मिलकर के निकाली थी। और इनकी पुस्तक थी धर्मनीति। बाह्य वस्तुत्तर सहित मानव प्रकृतित्तर विचार नाम से भी पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो अक्षय कुमार दत्त के बारे में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। विद्या दर्शन मासिक पत्रिका थी इनकी, प्रसन्ना घोष के साथ मिलकर निकाली थी। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक भी रहे हैं और तर्कवाद पर बल दिया है। अगला है कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता में मदरसा किसने बनवाया? वारेन हेस्टिंग्स ने। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा बनवा दिया। फिर 10 साल बाद संस्कृत कॉलेज बनाई किसने? डंकल ने। अंकल जी आ गए, फिर डंकल जी आ गए। और फोर्ट विलियम कॉलेज बना 1800 में लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे। फोर्ट विलियम, तो विलियम तो बना वेलेजली के टाइम पे। संस्कृत किसने पढ़ाई? अंकल ने। तो संस्कृत कॉलेज किसके समय बना? डंकन के समय में। और मदरसा बना वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तिरुवनंतपुरम घोषणा, प्रथम महिला विधायक सम्मेलन, विधायकों का प्रथम महिला विधायकों का सम्मेलन है ये। और कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण पर इस पर चर्चा की गई है। तो लोकसभा और विधानसभा में कितने प्रतिशत आरक्षण? 33%। तो आपको पता है ये नारी शक्ति वंदन योजना के तहत 33% आरक्षण दे दिया गया है। आर्टिकल भी पता है आपको, 330 और 32 जो है उनमें ए जोड़ करके आया है। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट है, किससे रिलेटेड थी? तो स्पेशल 301 जो रिपोर्ट है ये है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा जारी होता है ये। और बौद्धिक संपदा से रिलेट है, निम्न श्रेणियों में दिया जाता है ये।
प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट। तो भारत वॉच लिस्ट में है और प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में चीन और रूस को रखा गया है इन्होंने। स्पेशल 301 रिपोर्ट आती है यूएस ट्रेड में, देता है कि ट्रेड में अगर कोई कंट्री है और धांधली कर रहा है तो उसको ध्यान में रखने के लिए वो एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसका नाम है स्पेशल 301। तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट वो है जिन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। वॉच लिस्ट में उनसे थोड़ा कम निगरानी रखी जाती है, लेकिन ये भी काफ़ी ठीक ठाक निगरानी का तरीका है उनका। एक पतदाम नामक कर, पतदाम कर जो है ना मराठा साम्राज्य के समय चलता था और पितृसत्तात्मक था ये पतदाम कर। और इसमें विधवाओं के पुनर्विवाह पर ये कर लगाया जाता था, पतदाम कर। पितृसत्तात्मक समाज में था तो विधवाओं के पुनर्विवाह पर लगाया था। और पेशवाओं ने सती प्रथा को हतोत्साहित किया था, सती प्रथा को हतोत्साहित किया था इन्होंने। विधवाओं के पुनर्विवाह पे लगाया जाता था पतदाम कर। ये अच्छी बात है, पेशवाओं ने सती प्रथा को हतोत्साहित किया था। अगला है रामगढ़ अधिवेशन। तो रामगढ़ अधिवेशन के बारे में देखते हैं। रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। फिर गया अधिवेशन हुआ था इसके बाद, नहीं इसके पहले हो गया था 1922 में, और इसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल उनके सचिव बने थे। दीव का युद्ध, दीव का युद्ध जो है 1509 में पुर्तगाली बेड़े ने, दीव का युद्ध 1509 में हमारे यहाँ पे कौन, किसका जन्म हुआ था या कौन गद्दी पर बैठा था या फिर जन्म हुआ था? राणा सांगा का आपको देखना है एक बार कि 1509 में राणा सांगा ने क्या करा था। राणा सांगा से रिलेट है ये 1509 वाली डेट, या तो जन्म हुआ था या फिर शासक बना था, तो आप एक बार पता करके बताना मुझे। तो 1509 में पुर्तगाली बेड़े ने मिस्र के मामलुकों, जमोरिनो और गुजरात के सुल्तान की संयुक्त सेना के साथ हुए युद्ध में जीत हासिल कर ली थी। तो दीव का युद्ध 1509 में हुआ था और इसमें जो गुजरात का सुल्तान था इसको किसने हरा दिया था? पुर्तगाली ने। और पुर्तगालियों ने कितने, 3 लोग हराया था, मामलुकों को, जमोरिनो को, गुजरात के सुल्तान को। और एक हुआ था स्वाली का युद्ध। स्वाली के युद्ध में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। स्वाली का युद्ध, डेट देनी रखी है यहाँ पे। राजकोट सत्याग्रह जो है ठाकुर धर्मेंद्र की नीतियों के विरुद्ध हुआ था और इसके मुख्य नेता थे यूएन डेबर। और इस दौरान राज्य द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और इजारेदारी के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पादों का बहिष्कार, इनमें विद्युत वस्त्र भी शामिल थे। विद्युत वस्त्र या फिर इजारेदारी के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पादों का बहिष्कार किया गया। इसमें दरबार ने, मतलब ठाकुर जो थे, उन्होंने 10 राज्याधिकारियों की एक समिति को गठित करने का वचन दिया था। मुख्य नेता थे इनके यूएन डेबर। ठाकुर धर्मेंद्र की नीतियों के विरुद्ध राजकोट में एक सत्याग्रह हुआ था, यूएन डेबर इसके नेता थे, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने जो भी उनकी चीज़ें थी, राज्य द्वारा जो उत्पादित वस्तु और इजारेदारी के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पादों का बहिष्कार किया था। नमस्ते योजना, इसका उद्देश्य क्या है? सीवरेज, सेप्टिक टैंक, नालों की सफाई आदि में 100% मशीनीकरण किया जाए, तो ऐसी योजना है नमस्ते योजना। कौन चला रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मंत्रालय, नमस्ते योजना दोनों मिल करके चला रहे हैं। विट्ठल राम जी शिंदे। तो विट्ठल राम जी शिंदे क्या था? 1906 में मुंबई में डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन की स्थापना, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की थी विट्ठल राम जी शिंदे ने 1906 में। प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज का प्रचार किया इन्होंने, प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज। अखिल भारतीय आस्तिक सम्मेलन का पुनर्गठन, आस्तिक सम्मेलन भी बुलाया इसने, प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज का भी प्रचार किया। और भारत का
अस्पृश्यता प्रश्न पुस्तक लिखी, भारत का अस्पृश्यता नाम से पुस्तक भी लिख दी भाई। और उच्च जाति के लोगों और दलितों के बीच राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाने के लिए राष्ट्रीय मराठा संघ भी बना दिया इसने। अस्पृश्यता विरोधी समिति भी बना दी, तो राष्ट्रीय मराठा संघ बना दिया, अस्पृश्यता विरोधी समिति बना दी, आस्तिक सम्मेलन बुलवा दिया, प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज से भी जुड़ा हुआ था। 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन की स्थापना की विठल रामजी शिंदे ने। अगला है वर्धा में जो शिक्षा योजना थी वो जाकिर हुसैन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार की थी, ये सबको पता होता है, इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। एक बाल शास्त्री जाम्बेकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, बाल शास्त्री जाम्बेकर, और इन्होंने दिग्दर्शन का प्रकाशन किया था, ये बहुत जरूरी याद रखना है। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने क्या लिखा था? दिग्दर्शन। और दर्पण पत्रिका थी इसकी, दर्पण। और दर्पण पत्रिका में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक सुधार हेतु बात कही थी। मराठी पत्रकारिता के जनक थे ये। और 1832 में दर्पण नामक समाचार कब निकाला था इसने? दर्पण नामक 1832 में। और बम्बई पत्रकारिता से सामाजिक सुधार के अग्रदूत, बम्बई पत्रकारिता से सामाजिक सुधार के अग्रदूत, बम्बई पत्रकारिता में से इन्होंने सामाजिक सुधार के प्रयास किए थे। दर्पण नाम से इन्होंने एक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। मराठी पत्रकारिता के जनक कहते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर को। और दिग्दर्शन का भी प्रकाशन किया था इन्होंने, और विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक सुधार हेतु कार्य किए थे। गोपाल हरि देशमुख, हमारा नाम आ गया हरि, तो गोपाल हरि देशमुख देखते हैं, महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे ये। और लोकहितवादी नाम से साप्ताहिक पत्रिका थी इनकी। और हितेच्छु नाम का साप्ताहिक पत्र भी निकाला था, हितेच्छु नाम से तो साप्ताहिक पत्रिका, और लोकहितवादी नाम से साप्ताहिक पत्रिका, लोकहितवादी और हितेच्छु। अब मैं तो सबका भला ही चाहता हूँ ना भाई, तो हितेच्छु, लोकहितवादी, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एवं लोकहितवादी नाम से पीरियोडिकल की नींव डालने में अग्रणी भूमिका। आगे देखते हैं डायरेक्ट टू मोबाइल, इंटरनेट के बिना वीडियो फोन में प्रौद्योगिकी ब्रॉडबैंड व प्रसारण के मध्य संयोजन पर आधारित। ये तो इतना जरूरी नहीं था, अब यहाँ जरूरी है। किशन फागुजी बंसोड़, तो देखिए दलित आंदोलन के नेता थे किशन फागुजी बंसोड़। और भक्ति संत चोखा मेला की जीवनी प्रकाशित की थी इन्होंने। चोखा मेला की जीवनी किसने प्रकाशित की थी? किशन फागुजी बंसोड़ ने चोखा मेला की जीवनी। 1918 में मजदूर नाम से इन्होंने क्या निकाली? पत्रिका, 1918 में। और 1901 में सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज की स्थापना की। सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज, सन्मार्ग बोधक और निराश्रित समाज। अगला है कालीचरण नंदगवली, तो ये भी दलित कार्यकर्ता थे। एक तो फागुजी का ध्यान रखना है, फागुजी जो थे ये बंसोड़, किशन फागुजी बंसोड़ जो थे, चोखा मेला की जीवनी प्रकाशित की थी इन्होंने। दलित थे, मजदूर नाम से पत्रिका निकाली थी, और संन्यास बोधक निराश्रित समाज की स्थापना की थी। कालीचरण का क्या था? दलित कार्यकर्ता थे, नागपुर में कोल्हापुर के साहू महाराज की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय बहिष्कृत समाज के संयोजक, भारतीय बहिष्कृत परिषद के संयोजक थे। और साइमन कमीशन व साउथ बरो कमेटी को अछूत समस्या से अवगत कराया। साइमन कमीशन और साउथ बरो कमेटी को इन्होंने अछूतों की समस्या बताई थी कालीचरण ने। कालीचरण कहाँ का था? कोल्हापुर का। साहू महाराज की अध्यक्षता में एक बहिष्कृत परिषद बनाई गई थी और उसके संयोजक बने थे ये। जीबी वावलंकर देखिए आप, 1886 में सैन्य सेवा से निवृत्त हुए थे ये। और 2 मराठी समाचार पत्र, दीनबंधु और सुधार किसने निकाले? जीबी वावलंकर ने। और दापोली में अनार्य दोष और परिहारक मंडली की स्थापना, दापोली में अनार्य दोष और परिहारक मंडली की स्थापना। विटाल विध्वंसक नामक
पुस्तिका लिखी? विटाल विध्वंसक। विटाल विध्वंसक, विटाल विध्वंसक जी भी वलंगकर ने लिखी थी। ठीक है। दीपावली घोषणा किसने की थी? इरविन ने की थी। दीपावली घोषणा कब की थी? 31 अक्टूबर 1929। तो 31 अक्टूबर 1929 दीपावली घोषणा। घोषणा की इरादा, घोषणा का इरादा क्या था? डोमिनियन स्टेटस देने के लिए कहा था, डोमिनियन स्टेटस। इरविन ने दीपावली घोषणा की थी 1929 में, 31 अक्टूबर 1929 में, और इन्होंने कहा था कि हमारा इरादा है कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इरादा जाहिर किया था, दिया तो नहीं था हालांकि। स्वतंत्र पार्टी के बारे में बात कर ले। स्वतंत्र पार्टी चौथे आम चुनाव के बाद लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी। कौन सी? स्वतंत्र पार्टी। लेकिन 1974 में भारतीय क्रांति दल में ये क्या हो गया था? इसका विलय हो गया था। एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जैविक हथियारों से रिलेटेड 1972 में हमारे एक एक्ट आया था, और रासायनिक हथियारों से रिलेटेड 1992 में है। दोनों पर हस्ताक्षर कर रखे हैं भारत ने, जैविक हथियार वाले पे भी और रासायनिक हथियार वाले पे भी। तो जैविक हथियार वाला आया 72 में, और इसके 20 साल बाद रासायनिक हथियार वाला भी आ गया था। रोकथाम से रिलेटेड कन्वेंशन है ये। और जिनेवा प्रोटोकॉल है। जिनेवा प्रोटोकॉल हुआ था 1925 में, और इसके तहत रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसको भारत द्वारा हस्ताक्षरित और अनुसमर्थित किया गया। तो जिनेवा है ये रासायनिक और जैविक दोनों के लिए है, और जैविक का अलग से है, वो 72 में आया है, बाद में बनाया है हमने, और 92 में आया है। तो मतलब जिनेवा तो पहले ही बन गया था। अग्निपथ है, तो अग्निपथ के बारे में तो आप काफ़ी पढ़ भी चुके हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं समझता मैं यहाँ बताना। हम देखते हैं खोती प्रणाली। खोती प्रणाली क्या है? खोत बोलते थे जमींदार या भूस्वामी को। एस के बोले बॉम्बे विधान परिषद के गैर ब्राह्मण ने आवाज़ उठाई थी। ये एस के बोले, एस के बोल गया बॉम्बे विधान परिषद में, उन्होंने आवाज़ उठाई थी खोती प्रणाली के विरुद्ध में। खोती जमींदारों द्वारा जो कर संग्रहण किया जाता था उसके लिए थी। 1930 के दशक में अंबेडकर ने खोती के खिलाफ एक किसान आंदोलन भी किया था। 1930 में अंबेडकर ने एक आंदोलन भी चलाया था। कोंकण क्षेत्र में प्रचलित है ये। आगे देखती है एंटी नॉन कोऑपरेशन सोसाइटी। एंटी नॉन कोऑपरेशन, तो एंटी नॉन कोऑपरेशन क्या था? उद्योगपतियों द्वारा असहयोग आंदोलन में विरोध के लिए बनाई गई थी। और इस टाइम का वो पता ये पुरुषोत्तम दास, ठाकुरदास, जमुनादास, द्वारकादास, कावस जहांगीर, सीसी तलवाड़, ये इसमें शामिल थे। किसमें? एंटी नॉन कोऑपरेशन सोसाइटी में। ये लोग सोच रहे थे कि अगर असहयोग करेंगे तो हमारे उद्योग धंधे ठप पड़ जाएंगे। तो जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था उसके विपक्ष में चलाई थी। पुरुषोत्तम दास, ठाकुरदास, जमुनादास हो गया, कावस जहांगीर हो गया, और सीसी तलवाड़ हो गया। गठन में आर.डी. टाटा का भी समर्थन था। तो जितने भी उद्योगपति थे उन्होंने एंटी नॉन कोऑपरेशन सोसाइटी बना ली थी इस टाइम पे। रोलेट एक्ट के विरुद्ध शपथ पत्र पर किसी भी उद्योगपति ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये अच्छी बात तो क्या थी, है बेकार बात थी कि हमें उद्योगपतियों का सहयोग नहीं मिल रहा था, क्योंकि असहयोग आंदोलन के टाइम पे सारे जो उद्योगपति थे लगभग वो अगेंस्ट थे। ठीक है, आगे देखते हैं रामनाथपुरी। रामनाथपुरी ने संपादन किया था एक पत्रिका का, उसका नाम था सर्कुलर आज़ादी। और 1907 में सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1907 में सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी, और इसकी शाखा वैंकूवर में है। हिंदुस्तान एसोसिएशन
शिकागो धर्म सम्मेलन 93 में हुआ था। और पहली बार जो वेदांत सोसाइटी थी इसकी स्थापना जैसे ही शिकागो हो गया उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में पहली वेदांत सोसाइटी खोल दी थी। और 1897 में बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कलकत्ता के पास बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने। अगला है ये देखिए आप, मिंटो मैटकोफ संधि। मिंटो और मैटकोफ के बीच में संधि हुई थी। तो 1809 में रणजीत सिंह मित्रता की संधि का उपनाम। तो 1809 में जो रणजीत सिंह की मित्रता की संधि हुई थी, रणजीत सिंह कहाँ के थे? पंजाब के। इनके साथ जो मित्रता की शाश्वत संधि हुई थी उसमें उस संधि को बोलते हैं मिंटो मैटकोफ संधि। अगला है पीरपुर समिति। पीरपुर समिति देखिए यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो पीरपुर समिति की स्थापना हुई थी 1938 में और ये की थी मुस्लिम लीग ने। और इसमें राजा मोहम्मद मेहंदी राजा थे, सैयद मोहम्मद मेहंदी की अध्यक्षता में हुई। तो पीरपुर समिति की किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मेहंदी की अध्यक्षता में। और इसमें कांग्रेस मंत्रालय द्वारा शासित प्रांतों में मुसलमानों पर अत्याचार की मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार करी थी इन्होंने। आगे देखते हैं कांग्रेस शासित प्रांतों में मुस्लिम शिकायतों से संबंधित अन्य रिपोर्ट्स। तो कांग्रेस शासन कर रही थी वहाँ पे मुस्लिम, एक तो पीरपुर हो गई, एक शरीफ रिपोर्ट और आई थी शरीफ, उसमें भी यही कहा गया था कि कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ पे मुस्लिमों पे जो है अत्याचार होता है। मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, एक समिति बनी थी, ये रिपोर्ट आई थी मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। ये थे अध्यक्ष फजलुल हक थे इसके। फजलुल हक ने कौन सी पार्टी बनाई थी? कृषक प्रजा पार्टी, ये भी ध्यान रखना है। फजलुल हक ने एक ये इसके अध्यक्ष थे मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल के। आगे देखते कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934। अध्यक्ष इसके नरेंद्र देव थे और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। सोशलिस्ट पार्टी 1934 में कब? 17 मई को। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज का गठन। एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज का गठन 1838 में यंग बंगाल नामक समूह द्वारा। गांधी जी से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग बनाया था इन्होंने। अखिल भारतीय स्तर पर अस्पृश्यता विरोधी लीग बनाया था गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को। तो 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय स्तर पर अस्पृश्यता विरोधी लीग बना दिया था और इसका मुख्यालय था दिल्ली में। और ए.वी. ठक्कर, घनश्याम दास बिड़ला, तो घनश्याम दास बिड़ला इस टाइम उद्योगपति थे। ए.वी. ठक्कर इन्होंने भी इसका सपोर्ट करा था क्योंकि ए.वी. ठक्कर बाबा भी आप जानते हो ना, जो आदिवासियों के काफ़ी मसीहा थे। एक ठक्कर जो थे वो पता नहीं यही है या दूसरे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ए.वी. ठक्कर और घनश्याम दास बिड़ला जो थे इन्होंने अस्पृश्यता विरोधी लीग बनाया। हरिजन साप्ताहिक पत्र 1933 और कांग्रेस से संबंध तोड़ लिया था। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से संबंध तोड़ लिया था 1934 में, ये ध्यान रखना है। 1933 में हरिजन पत्रिका, 1933 3 है की तरह ही लिखा जाता है ना, उल्टा कर दो तो हरिजन 33 में लिखा इन्होंने और कांग्रेस से संबंध तोड़ा 1934 में और उससे पहले 1932 में अस्पृश्यता विरोधी लीग बना दी इन्होंने। धोंदो केशव कर्वे महिला शिक्षा तथा हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए संघों महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए लड़ते थे धोंदो केशव कर्वे। और इन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना भी की थी 1893 में। और पूना में शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। पूना में शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह बनवाए, मतलब महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे काम करे थे इसने। और नाथीबाई दामोदर ठाकर सिंह विश्वविद्यालय भी खोला था इन्होंने 1916 में। और इनकी आत्मकथा का शीर्षक था आत्मव्रत।
1916 में नाथीबाई विश्वविद्यालय खोला था, नाथीबाई दामोदर विश्वविद्यालय। राधाकांत देव, पता ही है, धर्म सभा 1830 ईस्वी में स्थापना की थी। और हम पहले भी पढ़ चुके राधाकांत दवे को, जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनी थी, किस किस को मिला करके, लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को। 1851 में जो बनी थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, उसके भी अध्यक्ष थे ये। और धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 में, और धर्म सभा ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध आंदोलन किया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध आंदोलन किया, रूढ़िवादी थे। बहराम जी मालाबारी जो थे पारसी पत्रकार थे, और ब्रिटेन में महिला अधिकार के लिए इन्होंने कार्य किया था। और 1885 में रुक्माबाईवाद में बाल वधू को पति के साथ रहने का आदेश दिया। तो रुक्माबाईवाद क्या था? रुक्माबाईवाद जो था, बाल वधू को पति के साथ रहने का आदेश दिया था। तो इन्हीं के समय था ये। पारसी पत्रकार थे बहराम जी मालाबारी। और 1861 में एज ऑफ कंसेंट इन्हीं के प्रयासों से आया था, 1891 में एज ऑफ कंसेंट। तो रुक्माबाईवाद कब आया? 1885 में बाल वधू को पति के साथ रहने का आदेश दिया था। पारसी पत्रकार थे और ब्रिटेन में महिला अधिकारों के लिए 1885 का रुक्माबाईवाद। आगे देखते हैं फजल अली आयोग, पुनर्गठन आयोग, महाराष्ट्र का गठन और मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु करवा दिया गया था। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतने में कंप्लीट हो जाता है ये।